बचपन में एक राइम सुनी होगी। लाला जी ने केला खाया, केला खाकर मुंह पिचकाया, मुंह पिचकाकर तोन फुलाई, तोन फुलाकर छड़ी उठाई, छड़ी उठाकर कदम बढ़ाया, कदम के नीचे छिलका आया, लाला जी तो गिरे धड़ाम, मुंह से निकली हाय राम। लाला जी क्यों गिर गए हैं उसको समझते हैं इस वीडियो में, जिसका टॉपिक है फ्रिक्शन। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फ्यूलिंग फिजिक्स में और हम समझते हैं फ्रिक्शन को। तो फ्रिक्शन होता क्या है एक्चुअल में? जब भी कभी ऐसा हो कि दो सरफेस जो कांटेक्ट में है उनके बीच में अगर एक रिलेटिव मोशन हो तो वहां एक अपोजिशन फोर्स ऑफर होता है जिसका नाम होता है फ्रिक्शन। जिसका नाम क्या होता है? फ्रिक्शन। ऐसे समझो, इंग्लिश में अगर हम बोले, whenever there is a relative motion between any two surfaces in contact, then there is a opposition force which resists the motion is known as friction। मतलब वो करेगा क्या कि उस मोशन को वो अपोज करेगा। ऐसे समझो, एक्चुअल में फ्रिक्शन को और प्रिसाइजली अगर हमें समझना है तो ऐसे समझो कि जैसे हमने किसी बॉडी को धक्का दिया तो धक्का देने पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं फ्रिक्शन उसका अपोज नहीं करता। फ्रिक्शन एक्चुअल में अपोज करता है कि उस धक्के के कारण वो जो बॉडी मूव करेगी उसका अपोज करता है फ्रिक्शनल फोर्स। एक रेजिस्टिव फोर्स है जो अपोज करता है, जिस फोर्स हमने लगाया उसका अपोज नहीं करता, अपोज करता है उस फोर्स के कारण जो मोशन होगा उसका अपोज करेगा कौन? फ्रिक्शन। क्लियर हुआ? तो फ्रिक्शन जनरली होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है आपका डायनेमिक फ्रिक्शन। अभी हम समझते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन को। स्टैटिक फ्रिक्शन एक्चुअल में कहां पाया जाएगा उसको समझते हैं। देखो ध्यान देना कि जैसे एक मेज हो और उसके ऊपर बुक रखी हो, मेज हो और बुक रखी हो और दोनों स्टेबल हो या दोनों रेस्ट में हो, तो दोनों अगर रेस्ट में है तो आपको समझ लेना है कि वहां कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। लाइक आप उस बुक मेज को हल्का सा उठाते जाओ, टिल्ट करते जाओ, तो एक टाइम आएगा तब तक बुक रखी जाएगी, एक टाइम के बाद स्लाइड करेगी। तो स्लाइड होने के जस्ट पहले तक जो फ्रिक्शन लग रहा है उस फ्रिक्शन को कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। और जो वैल्यू जब तक वो स्लाइड नहीं हुई है तब तक जो फ्रिक्शन लग रहा है एक्चुअल में उसका एक और नाम कहा जाता है, उसको बोला जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन वो मैक्सिमम फ्रिक्शन है जो बॉडी को स्लाइड होने से या काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट होने से बचाता है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है कम, बट स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है। मतलब जब भी कभी मोमेंटम बन जाएगा ना बॉडी का तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो घट जाता है। एक्चुअल में एक टाइम के बाद बुक स्लाइड करना जस्ट जब स्टार्ट करेगी तब तक, जब तक स्टार्ट नहीं हुआ है तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन, और जैसे स्टार्ट होगा वहां पे हम लोग बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। अब कोई भी फ्रिक्शन हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका नॉर्मल रिएक्शन की। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? नॉर्मल रिएक्शन के। अब ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे कोई एक सरफेस है, मान लेते हैं ये अर्थ की सरफेस है, इसको ऐसे नीचे बना देते हैं तो उससे ये पता चल जाता है कि ये रिजिड है। ये चीज क्या है? रिजिड है। तो कोई भी सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे मास m का कोई ऑब्जेक्ट है। अब कोई भी मास है वो एक सरफेस, जैसे हम लोग भी हैं अपने अर्थ के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स क्या होता है? mg, जो उसका वेट होता है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगता है। हमेशा कहां लगता है? डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। कभी भी किसी भी बॉडी का दिखाएंगे वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में ही दिखाएंगे, वो होता है आपका mg। और इस सरफेस का परपेंडिकुलर जो चीज है ना, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक चीज होती है, उसे बोला जाता है नॉर्मल रिएक्शन। इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो चीज होती है उसे नॉर्मल रिएक्शन n से डिनोट किया जाता है। याद कर लें आप इसको कि इसको बोला जाता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन जो कौन लगाता है? सरफेस इन कांटेक्ट। जिस सरफेस पे हम खड़े, जैसे हम लोग अर्थ पे खड़े हैं तो अर्थ जो फोर्स लगाती है, जैसे हमने अर्थ पे फोर्स लगाया तो एक फोर्स लगा, फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर, तो एक फोर्स हम पे जो लगता है वो फोर्स होता है आपका नॉर्मल रिएक्शन। अब अगर वो टेबल को हमने स्लाइड किया, गौर करना, टेबल को थोड़ा सा ऐसे उठाया तो क्या होगा? एक टाइम के बाद स्लाइड करना स्टार्ट होगी और टेबल का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो थोड़ा सा ऐसे बदलेगा तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या है? घटेगी, क्योंकि एक ही कंपोनेंट इफेक्टिव रह जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू घटेगी तो किसकी वैल्यू घटेगी? फ्रिक्शन की वैल्यू घटेगी। इसीलिए वो जो बुक है वो स्लाइड कर जाएगी। तो ऐसे ही हम लोग अगर सीढ़ियों से कभी कभी फिसल के गिर जाते हैं तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है कि हमारा नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, या पहाड़ से नीचे उतरो तो ऐसे पीछे करके उतर रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि हम अपने नॉर्मल रिएक्शन को बॉडी के अंदर रखना चाहते हैं, जो सेंटर ऑफ मास के साथ अगर वो अलाइन रहेगा
तो फिर हमारे ऊपर जो वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है वो पर्याप्त लगती रहेगी और हम गिरेंगे नहीं। तो फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के, और जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं इन केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो वो यूज करते हैं आपका F इज इक्वल्स टू म्यू एस एन। F इज इक्वल्स टू क्या, म्यू एस एन, और इसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, याद रहेगा, इसको बोला जाएगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे इसके साथ सबस्क्रिप्ट हमने एस लगाई है, ऐसे फ्रिक्शन के साथ भी सबस्क्रिप्ट क्या लगा दी जाएगी, एफ, की जब स्टैटिक फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल रिएक्शन के, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, म्यू एस एक कांस्टेंट आया जिसका नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इतना आपको पता होना चाहिए, किसके लिए, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए आपको इतना पता है तो वो पर्याप्त है। पर एक और वर्ड जो मैंने आपको बताया था अभी, वो भी पता होना चाहिए, क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो भी पता क्या होना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, वह इस मैक्सिमम वैल्यू जिस पे वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उसने स्लाइड करना या मूव करना स्टार्ट नहीं किया, उसको बोला जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब दूसरा टाइप है उसको बोला जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। उसका नाम क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, या उसी का एक और नाम होता है डायनेमिक फ्रिक्शन। उसी का क्या नाम होता है, डायनेमिक फ्रिक्शन। अब डायनेमिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन ये क्या है, इनको ऐसे समझो कि जैसे वो टेबल थी उसको टिल्ट कराया तो वो स्लाइड करना स्टार्ट हुई थी ना। अब जब जैसे वो स्लाइड करना स्टार्ट हुई तो उस बुक का क्या हुआ, मोशन स्टार्ट हुआ, तो उस मोशन का भी अपोज किया जाएगा। उस दौरान जो फोर्स, जो कोफिशिएंट आएगा वो कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन। तो देखो फ्रिक्शन तो उस केस में भी क्या होगा कि वो फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, नॉर्मल रिएक्शन के। यहां जब मोशन होने लगेगा तो उसको एफ के बोलेंगे, और जैसे इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन हटाएंगे, ऑन रिमूविंग साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, एफ के जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा म्यू के इंटू एन की। किसके बराबर हो जाएगा, म्यू के इंटू एन की। ये फर्दर चाहे स्लाइड हो रही हो बॉडी, चाहे रोल हो रही हो, दोनों के लिए ये फॉर्मूला क्या होता है आपका, वैलिड होता है। जनरल कॉन्टेक्स्ट में एक और चीज दिमाग में रख लो कि देखो जैसे नॉर्मल कोई भी फोर्स होता है ना, किसी भी फोर्स को हम लोग समझ लेते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, किसी भी फोर्स को हम डिफाइन करके पढ़ लेते हैं कि F बराबर mg होता है, या F के और बहुत सारे फॉर्मूले mv स्क्वायर अपॉन r, जो भी है सारे फॉर्मूले हमें पढ़ते हैं। बट फ्रिक्शन को थोड़ा हम लोग अवॉइड करते हैं एक तरीके में पढ़ने के लिए। क्यों अवॉइड करते हैं, उसका रीजन ये है कि ये बोथ सरफेसेस पे डिपेंड करता है, कि जो कांटेक्ट में सरफेस है उनके ऊपर डिपेंड करेगा, और बहुत सारी कंडीशंस हैं, ये कब घट जाएगा कब बढ़ जाएगा, बीच में अगर एयर भी आ गई तो भी ये घटेगा या बढ़ेगा। जैसे आप गौर करना कि जो टायर होता है ना, तो टायर में अगर एयर भरी है तो अलग वैल्यू होती है फ्रिक्शन की, एक नाइट्रोजन एयर और भरी जाने लगी ये तब अलग होती है, और उसके अंदर कुछ लोग की पंचर ना हो जाए उसके अंदर एक फ्लूइड भरते हैं तो अलग होती है। एक बार टायर भारी हो जाएगा तो फ्रिक्शन ज्यादा लगने लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन डायरेक्टली डिपेंड किस पे करता है, नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन वेट के हिसाब से बढ़ता है तो फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है ना। और उसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है, बट हम लोग जितने भी जो कैलकुलेशंस करते हैं उनमें ये फॉर्मूले अपने लिए यूजफुल है, तो इसको हम इतना ही पढ़ते हैं। इसके एक्स्ट्रा आगे जब हायर स्टडीज में जाओगे आप तो इसको और ज्यादा पढ़ा नहीं जाता है। यहां तक बात समझ में आई। अब फर्दर काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन होता है दो प्रकार के होते हैं। पहला अगर हम कहें तो पहला आपका होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। पहला आपका क्या होता है, स्लाइडिंग, कोफिशिएंट म्यू के ही रहेगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है कि इस दौरान पे जो सरफेस एरिया होगा, बिगर सरफेस एरिया होगा, वो कैसा होगा, बिगर सरफेस एरिया। लाइक घर में बिगर सरफेस एरिया, लाइक घर में अगर हम बात करें, जैसे बॉक्स हो कोई, या किसी चीज को खिसकाना है, किसी भी चीज को खिसकाना है, आपको धक्का देना है, उसकी सरफेस पूरी ऐसे फ्लैट हो, उस सरफेस को जब आप मतलब उस चीज को आप जब खिसकाओगे तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फर्दर अगर हम उसी में पहिए लगे हों, लाइक कोई चीज रोलिंग वाली हो, आजकल वॉशिंग मशीन में पहिए लग के आते हैं, या आप कह सकते हो कि कोई भी बॉक्स वगैरह है उसमें लगवा लेते हैं, काउंटर वगैरह होते हैं लोग उसमें लगवा लेते हैं कि उसको बाहर निकालना और अंदर ले जाना है अगर, तो क्या होता है कि उसको जैसे धक्का देते तो मामूली सी चीज में वो चीज क्या होती है,
लुढ़क जाती है या रोल करने लगती है। तो स्लाइडिंग की अगर हम बात करें तो उस दौरान क्या होगा, बिगर सरफेस एरिया होगा। और दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरा जो पार्ट है वो होता है आपका कौन सा, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन के दौरान आप ये बताओ कि फ्रिक्शन जो पहिए होते हैं और जो सरफेस होती है उनके बीच में कितना कांटेक्ट होता है, तो आप कहोगे कि सरफेस एरिया क्या होगा, बहुत कम जो होगा कांटेक्ट में होगा, वो कांटेक्ट में जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा। अब अगर एरिया ही कम है, एरिया ही कम है तो भी फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है। जबकि हमें पढ़ाया क्या गया कि फ्रिक्शन डायरेक्टली डिपेंड किस पे कर रहा, नॉर्मल रिएक्शन पे। पर अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ सरफेस भी क्या हो गई, कम हो गई, तो भी ये क्या हो जाता है, फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए फ्रिक्शन को अवॉइड किया जाता है। जैसे नॉर्मल फोर्स पढ़े जाते हैं ऐसे फ्रिक्शन को पढ़ा नहीं जाता है। एक और चीज अगर हम यही समझ लें तो वो ये कि अगर म्यू बात करें स्लाइडिंग की, म्यू बात करें स्लाइडिंग इज बिगर देन म्यू रोलिंग, म्यू रोलिंग, इतना आपको पता होना चाहिए, इतना। अब लाला जी क्यों गिर पड़े थे इस पे अगर हम लोग बात करें तो एक्चुअल में लाला जी इसलिए गिरे थे क्योंकि जैसे ही उन्होंने एक सरफेस जो कांटेक्ट में थी, अपना वेट अर्थ और उनके बीच में एक और चीज आ गई, वो थी केले का छिलका। और केले का छिलका थोड़ा विस्कस सा होता है, उसने क्या किया, फ्रिक्शन की वैल्यू को क्या घटा दिया। जो लाला जी ने फोर्स लगाया होगा कि अर्थ से पीछे को एक फोर्स मिले और वो आगे को जाए, तो हुआ क्या कि वो फोर्स जो बीच में केला था उसके केले ने क्या कर दिया होगा, स्लाइड कर दिया होगा। केले ने वो ग्रिप नहीं दी होगी जिससे वो फ्रिक्शन लग पाए, तो लाला जी क्या धड़ाम से गिरे होंगे और मुंह से क्या निकली होगी, हाय राम। ऐसे एक और चीज है उसको और समझ लो यहीं लगे हाथ, कि जैसे मान लेते हैं कोई बॉडी मूव कर रही है। देखो कंफ्यूजन का पार्ट कहां आएगा कि देखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन हो गया। तो जैसे अगर मोटरसाइकिल चल रही तो उसका पहिया मूव कर रहा है, तो वहां कौन सा फ्रिक्शन होगा। देखो अगर वो सीधे जा रही है और आपको उसके मोशन को कंसीडर करना है जब तक वो स्लाइड नहीं हुई, जैसे स्लाइडिंग वगैरह की बात आएगी तब आपको कंसीडर क्या करना है कि जब तक वो स्लाइड ना हो जाए तो फिर आप तब तक क्या कौन सा यूज करोगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। और अगर मूवमेंट की बात होगी, स्ट्रेट लाइन ऐसे मूव कर रही है तो कितना काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, तो उसकी वैल्यूज आपको दी जाएंगी। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में भी काइनेटिक फ्रिक्शन उसको मूव कराता रहता है, मूव कराने के लिए कौन सा रिक्वायर है, काइनेटिक फ्रिक्शन। बट अब जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, कैसा मोशन हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा अगर, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है कि जैसे मान लो ऐसे आपने कोई चीज पकड़ी, रस्सी में ऐसे बांध लो कोई पत्थर, उसको ऐसे मूव कराओ, अगर आप छोड़ दोगे तो वो चीज क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी, स्लाइड कर जाएगी कि नहीं। तो ऐसे ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, लाइक मौत के कुएं में आपने देखा होगा कि कार वगैरह मोटरसाइकिल वगैरह जो दौड़ाते हैं तो एक सर्कुलर ऑर्बिट में दौड़ाते हैं उसको, तो सर्कुलर ऑर्बिट से वो या तो नीचे को नहीं गिर रहा है या ऊपर को स्लाइड नहीं कर जा रहा, उसके लिए जिम्मेदार होता है आपका कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन। और वो मूव कर पा रहा है सरफेस के साथ, कांटेक्ट में है, वहां कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन। और वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें तो म्यू जो काइनेटिक है, म्यू जो काइनेटिक है वो कम होता है इन कंपैरिजन ऑफ म्यू स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, काइनेटिक फ्रिक्शन के कंपैरिजन में बहुत वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। इतना आपको पता होना चाहिए फ्रिक्शन के बारे में। जहां आपको ना समझ में आया हो वहां कमेंट करिए, पूछिए, लगातार मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। और इससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल्स की बात करें आप, तो न्यूमेरिकल्स में कुछ नहीं होता। जनरली जो नॉर्मल फोर्स होता है ना, उसके लिए ध्यान ये रखना कि जो नॉर्मल फोर्स होता है वो बराबर होता है किसके, mg के। नॉर्मल फोर्स किसके बराबर, mg के बराबर होता है। और F बराबर हमें सिर्फ फॉर्मूला क्या लगाना है, म्यू एस एन। तो n जो है वो mg के बराबर होगा जब फ्लैट सरफेस होगी। जब कैसी सरफेस होगी, फ्लैट। ये भी चीज याद रखना, जब फ्लैट सरफेस है तब mg के बराबर होगा। और म्यू एस की वैल्यू दे दी जाएगी, फ्रिक्शन की वैल्यू दे दी जाएगी, आपसे फ्रिक्शन कैलकुलेट करा लिया जाएगा, म्यू एस कैलकुलेट करा लिया जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करा लिया जाएगा, जो भी चीज कैलकुलेट कराई जाएगी इजिली वो आ जाती है। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। उसमें मोशन ऑफ अ कार ऑन प्लेन रोड एंड मोशन ऑफ अ कार ऑन बैंक रोड, दोनों डेरिवेशंस को करेंगे और बहुत बढ़िया से उन चीजों को समझेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th फिजिक्स के हिसाब से, ठीक है ना। तो जहां ना समझ में आए वहां कमेंट करना, और हो पाए तो चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।